स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वायरोलॉजी में से वायरस का रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे पिछले क्लासेस हैं आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से जो हमारा वायरोलॉजी का सेशन चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फ्री में अवेलेबल हो रहा है। केवल आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, लाइक कर देना, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स जरूर करना ताकि हम उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, कंप्लीट देखोगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार तरीके से समझेंगे भाई। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है कौन सा, वायरस का रेप्लिकेशन। आप तो बैक्टीरिया में बहुत आसान तरीके से समझ लेते हो कि बैक्टीरिया में किस तरीके से बाइनरी फ्यूजन से होता है, सिंपल। लेकिन वायरस के लिए यहाँ पर जो स्टेप दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे स्टेप आपके एग्जामिनेशन में तो यहीं से सवाल बन जाएंगे। तो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए चाहे एमसीक्यूज हों तो यहाँ से भी सवाल बनते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप समझो, वायरस को अगर 1 से 2 होना है ना, समझ में आ रहा है? तो मतलब वायरस का रेप्लिकेशन होगा कैसे? डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर उसके बाद मैच्योरेशन होगा, फिर फर्दर जो है वो अपना डिवाइड चालू कर देगा। तो इस तरीके से जो अपना रेप्लिकेशन करेगा। लेकिन उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स कौन कौन सा है? सबसे पहला होता है क्या, अटैचमेंट। हम एक ही स्लाइड में सारी चीज़ समझा देंगे, फिर एक एक करके सबको आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद होता है पेनिट्रेशन, उसके बाद होता है अनकोटिंग, उसके बाद होता है बायोसिंथेसिस, असेंबली, उसके बाद मैच्योरेशन और फाइनल रिलीज। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि वायरस के लिए होता है। अटैचमेंट क्या होगा? देखो सिंपल है। वायरस आया, वायरस के अंदर हमने बताया था कि भाई न्यूक्लिक एसिड होता है और क्या होता है, कैप्सिड होता है, सिंपल। और कुछ वायरसेस होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, एनवलप पाया जाता है। तो सबके लिए स्टेप्स अलग अलग होंगे, है ना। एनवलप्ड वायरस है तो उसका प्रोसेस कुछ अलग हो सकता है, बैक्टीरियोफेज होगा तो उसका स्टेप अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन जो आपके ये स्टेप्स दिए हैं, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, ये सारी के सारी चीज़ें, ये होगा कैसे? अब ये वायरस है ना, होस्ट सेल के अंदर आया, ये आपका क्या है, होस्ट सेल है। सिंपल समझो, एक ही स्लाइड में आपको सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। ये होस्ट सेल है, यहाँ पर वायरस आया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अटैचमेंट हो जाएगा होस्ट सेल के साथ, ये अपना अटैचमेंट कर देगा। अटैचमेंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि ये इसके अंदर जाएगा, है ना। अंदर जाएगा तो यहाँ पर आपका वायरस आ गया, अंदर चला गया होस्ट सेल के अंदर। अब यहाँ पर अनकोडिंग, अब ये वायरस है। अनकोटिंग का मतलब नाम से स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसका न्यूक्लिक एसिड बाहर आएगा, कैप्सिड टूटेगा, है ना। तो इसका मतलब अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड अलग हो गया और आपका कैप्सिड अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, इस स्टेप को हम कह देते हैं अनकोटिंग। ठीक, उसके बाद बोल देते हैं यहाँ पर बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा, डायग्राम से समझते चलो। बायोसिंथेसिस का मतलब ये होगा कि भाई अब यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड अलग हो गया, आपका कैप्सिड अलग हो गया। अब नया वायरस को बनने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम क्या कह देते हैं, बायोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है? वो डिटेल में अभी हम समझेंगे, आप समझते चलो कि इन स्टेप्स का मतलब क्या होता है। जो जो चीज़ों की, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको रेत भी चाहिए, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना, पानी चाहिए, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होता है। तो उस चीज़ों को मिला करके फिर घर बनता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर अब बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। समझ आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अगला स्टेप असेंबली। अब बायोसिंथेसिस तो हो गया, जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, इतने सारी चीज़ आपको सिंथेसिस हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा होता है, असेंबली। असेंबली का मतलब जो जो चीज़ें घर बनाने के लिए चाहिए होगा, रेत हो गया, गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे हम, एक साथ मिला करके फिर हमारा फाइनल क्या बनता है, एक घर बनता है ना। फाइनल आपका क्या बन जाता है भाई, एक सुंदर सा घर बन जाता है। इसको हम बोल देते हैं, ये सारी चीज़ मिला करके, फर्नीचर हो गया, सब मिला करके एक प्यारा सा घर बन जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, जोड़ करके घर बनाया हुआ, है ना। तो उसी तरीके से वायरस के लिए जितने चीज़ों की ज़रूरत है, बायोसिंथेसिस हो गया। अब इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, एक साथ लेकर के आएंगे, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, असेंबली बोल देते हैं। उसके बाद आता है हमारा मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब घर को अच्छे तरीके से पानी दे करके आप उसको पकाते हो, है ना, तब जा करके फाइनल जो है वो क्या करता है, अच्छे से पकड़ बनाता है, मजबूत होता है। तो उसी तरीके से वायरस के लिए भाई उसको हम क्या बोल देंगे, मैच्योरेशन होना। समझ में आ रहा है? तो फाइनल जो है आपका वायरस क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। अब मैच्योरेशन तो हो गया होस्ट सेल के, ये सारी चीज़ें होस्ट सेल के अंदर चल रहे हैं, बाहर नहीं, है ना। उसके बाद इसको क्या बोल देंगे, रिलीज। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर सारे जो है सेल के अंदर ये सारी प्रोसेसिंग हो रहे हैं। अब ये जब नया वायरस बनकर के क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। इस तरीके से आपका नया वायरस हो सकता है। कोई वायरस केवल न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड वाला हो, या कोई वायरस आपका क्या हो, एनवलप वाला हो। अब ये बन तो गया, मैच्योरेशन भी हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको क्या होना है, रिलीज भी तो होना है, बाहर जा करके और क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको रिलीज होना। तो रिलीज होने की प्रोसेस भी अलग अलग है, वो भी हम पढ़ते चलेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है आपका वायरल का रेप्लिकेशन में होता है। डिटेल 1 बाय 1 समझेंगे कि भाई
अटैचमेंट कैसे होता है, पेनिट्रेशन कैसे होता है, अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस, असेंबली, मैच्योरेशन, रिलीज, ये सारी की सारी चीज़ें होती कैसी हैं उनको हम डिटेल में फर्दर देखने वाले हैं। तो क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? अगर नहीं आया होगा तो रिपीट एक बार वीडियो जरूर देखना फिर से पीछे करके, है ना। तो आपको कंप्लीट कम से कम पिक्चर माइंड में क्लियर हो जाएगा कि भाई वायरस का रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे चल रहा है ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत आसान तरीके से, प्यारे तरीके से मैंने समझा दिया है। तो आशा करता हूँ इतनी प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। अगला देखो, अब हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आ गया, कौन सा? अटैचमेंट का। तो अटैचमेंट के लिए जैसे कि मैंने बोला, एक वायरस है, इसमें न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड है, हो सकता है किसी में एनवलप भी होगा। ये हमारा क्या है? होस्ट सेल है ना, इसको हम होस्ट सेल बोलेंगे। ये वायरस यहाँ पर आया, अटैच हो गया, है ना। अटैच होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वायरस के अंदर क्या होगा? आपका कैप्सिड और एनवलप हो सकता है ना। तो रिसेप्टर इंट्रैक्शन होगा इसमें, है ना। क्या होगा? रिसेप्टर इंट्रैक्शन होगा, जिसके थ्रू आपका क्या होगा? अटैचमेंट साइट आपके वायरसेस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसमें अटैचमेंट साइट देखने को मिल जाएगा वायरसेस के अंदर, जिसके थ्रू आकर के ये आपके होस्ट सेल के सरफेस में क्या पाया जाएगा? कंप्लीमेंट्री रिसेप्टर, है ना, जो जहां पर जाकर के ये आपका वायरस क्या होगा? अटैच होगा। तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, एक तो होस्ट सेल के सरफेस में आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर, जहां पर जाके आपका वायरस क्या होगा? अटैच होगा। सिंपल है। इतनी बातें क्या आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत सिंपल तरीके से मैं बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। अटैचमेंट साइट किस में है? वायरस में, है ना। अटैचमेंट साइट यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा भी है अटैचमेंट साइट आपके वायरस के अंदर है। होस्ट सेल में क्या है आपका? क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर, ठीक है। ये दोनों आपस में आकर के यहाँ पर क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। तो ये इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोल देते हैं कौन सा? अटैचमेंट। बहुत सिंपल प्रोसेस है, केवल दो चीज़ें आपको देखने को मिलता है, वो आप केवल याद कर लीजिए। तो सिंपल प्रोसेस है अटैचमेंट, नाम से ये स्पष्ट है, जाकर के होस्ट सेल के अंदर, अंदर बोल रहा हूँ, होस्ट सेल के सरफेस में आकर के आपका वायरस क्या हो गया? अटैच हो गया, चिपक गया। उस प्रोसेस को कल आप क्या बोल देते हो? अटैचमेंट। सिंपल है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है ना। एनवलप और कैप्सिड प्रोटीन जो है वो तो आप लोगों को पता है ना। तो वहाँ पर आपके अटैचमेंट साइट देखने को मिलता है और आपके होस्ट सेल में कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर, जहाँ करके ये अटैचमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सिंपल है। आगे चलें। अटैचमेंट के बाद जो आपकी अगली प्रोसेस है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा? पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखो, पेनिट्रेशन की प्रोसेस आपके 3 स्टेप में होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पर फैगोसाइटोसिस, ठीक है। समझते चलो, मैं डायग्राम से समझाऊंगा, बहुत प्यारे तरीके से आपको समझ में आएगा। दूसरा है आपका कौन सा? मेम्ब्रेन फ्यूजन, है ना, मेम्ब्रेन फ्यूजन, ठीक है। थर्ड जो है आपका कौन सा? मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि यहां पर कटे ना वो। थर्ड जो स्टेप है आपका कौन सा? इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बहुत प्यारा है भाई, समझ लेना, तो समझ लोगे तो आपका काम ही हो जाएगा और आसानी से आप लिख सकते हो इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना। देखो, समझ में आ जाता है तो लिखने वाला स्टूडेंट आराम से सारा कथा कहानी लिख देता है। अगर कोई बात आपके समझ में ही नहीं आई, समझ आने वाली चीज़ें, तो फिर आप लिखोगे क्या? फिर रट्टाफिकेशन मारोगे। रट्टाफिकेशन मारने से मतलब कितना ही रटोगे, है ना। तो समझने वाली चीज़ें आराम से समझ लो, लिखने वाली चीज़ें तो आप खुद ही लिख सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो, फैगोसाइटोसिस नाम से ये स्पष्ट है, आपका होस्ट सेल, ये आपका होस्ट सेल है ना। यहाँ पर आपका क्या है? वायरस आकर के अटैच हो चुका था, है ना, अटैचमेंट की प्रोसेस में। तो फैगोसाइटोसिस में होगा क्या? एंडोसाइटोसिस की प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है। एंडोसाइटोसिस, अपटेक द वायरस पार्टिकल्स एंडोसोम्स ऑफ होस्ट साइटोप्लाज्म। ये जो होस्ट का साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या हो जाएगा? इस वायरस के पार्टिकल्स को पूरा का पूरा क्या किया जाएगा? पेनिट्रेशन के थ्रू अंदर ले लिया जाएगा, है ना। ये आपका वायरस जो है, इसका न्यूक्लिक एसिड भी और कैप्सिड भी दोनों साथ में आए हैं, समझना ध्यान को, है ना। कौन कौन से? न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, दोनों की दोनों चीज़ें जो है क्या है? साथ में अंदर आ चुके हैं एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। ये शब्द आप याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा आपका जो है वायरस का पार्टिकल्स अंदर चला गया है, मतलब पेनिट्रेशन की प्रक्रिया हो गई है। सिंपल इसको बोल देते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आपसे पूछेगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। समझ आ गया। अब अगला जो प्रोसेस है मेम्ब्रेन फ्यूजन। तो मेम्ब्रेन फ्यूजन किस में होगा और कैसे होगा, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर सिंपल लिखा है मेम्ब्रेन फ्यूजन एनवलप्ड वायरस के अंदर होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के तरीके से भी पूछ सकता है कि भाई
मेम्ब्रेन फ्यूजन की प्रोसेस निम्नलिखित में से किस टाइप के वायरसेस के लिए होता है? नॉन एनवलप्ड में होगा या एनवलप्ड में होगा, इनमें से किसी में नहीं, ऐसे भी आ सकते हैं ऑप्शन। तो आपको याद रखना है कि मेम्ब्रेन फ्यूजन की प्रोसेस जो है आपका एनवलप्ड वायरस के अंदर होगा। किस में होगा देखने को मिलेगा? एनवलप्ड वायरस में देखने को मिलेगा, है ना। फ्यूजन ऑफ एनवलप्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर इनटू साइटोप्लाज्म, वायरल एनवलप अटैचमेंट विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, होगा क्या इस प्रोसेस में? देखो सिंपल तौर पे ये आपका होस्ट सेल है, ठीक है, यहाँ पर वायरस आकर के आपका अटैचमेंट हुआ था, ठीक है, इसमें कैप्सिड भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ है क्या? एनवलप। अब देखो एनवलप तो अंदर जाएगा नहीं, ठीक, एनवलप अंदर नहीं जाएगा इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड ही जाएगा, तो एनवलप यहीं पर छूटेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? ये जो होस्ट सेल है ना, इसमें इसका एनवलप का क्या होगा? इन्फ्यूजन होगा। तो एनवलप जो है यहाँ पर इस तरीके से छूट जाएगा और आपका केवल कौन सी चीज़? केवल न्यूक्लिक एसिड और आपका कैप्सिड ही अंदर जाएगा। कौन कौन सा? न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड ही अंदर पेनिट्रेशन करेगा, ठीक है। बाकी आपका सेल मेम्ब्रेन जो होस्ट सेल का था उसके साथ अटैचमेंट होकर के आपका जो क्या था? ये एनवलप था, इसका क्या हो गया? यहाँ पर इन्फ्यूजन हो गया, है ना, फ्यूजन हो गया। तो इसी को जो है मेम्ब्रेन फ्यूजन की प्रोसेस बोला जाता है। मेम्ब्रेन फ्यूजन के थ्रू आपका पेनिट्रेशन की प्रोसेस एनवलप्ड वाले वायरस में देखने को मिलता है। एनवलप यहीं छूट गया, अंदर क्या गया? केवल आपका कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड। तो इसको आप न्यूक्लियोकैप्सिड भी एक साथ बोल सकते हो। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये आपका मेम्ब्रेन फ्यूजन का प्रोसेस हो गया, दूसरा वाला स्टेप जो हमारा था, है ना। 2 हो गए। अगला है आपका इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इस प्रोसेस में क्या होगा? देखो इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में ये प्रोसेस आपको बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है। किस में? बैक्टीरियोफेज में। साधारण तरीके से समझते चलना, यही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। पेनिट्रेशन की प्रोसेस इतनी लंबी है, अलग अलग, मतलब लंबी का कहने का मतलब अलग अलग प्रोसेसिंग के थ्रू हो रहा है, अलग अलग वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, समझ आ रहा है। तो बैक्टीरियोफेज में आपको इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की प्रोसेस देखने को मिलता है। होगा क्या इसमें? कैन नॉट पेनिट्रेट रिजिड सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ओनली न्यूक्लिक एसिड इज इंजेक्टेड। होगा क्या इस प्रोसेस में? देखो स्पष्ट तौर पर बोला जा रहा है कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस तरीके से, है ना, हाँ इस तरीके से आपका क्या है? ये बैक्टीरियोफेज होता है ना, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। अब ये जब होस्ट सेल में आकर के, होस्ट सेल इसका क्या है? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में क्या देखने को मिलता है भाई? आपका यहाँ पर लिखा हुआ रिजिड सेल वॉल होता है उसका, है ना। तो रिजिड सेल वॉल होने के कारण इसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है ना। तो आपका जो वायरस का पार्टिकल है या बैक्टीरियोफेज है वो इसके अंदर क्या नहीं होगा? पेनिट्रेट नहीं होगा। तो केवल और केवल इसके अंदर क्या चीज़ पेनिट्रेट होता है? केवल न्यूक्लिक एसिड। कौन सा चीज़ पेनिट्रेट होगा भाई? न्यूक्लिक एसिड केवल अंदर जाता है, समझ में आ रहा है। ओनली न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है क्या? तीनों आपको अलग अलग स्टेप समझ में आ गया, है ना। यहाँ पर जो हम फर्स्ट प्रोसेस फेगोसाइटोसिस में देख रहे थे, सिंपल वायरस आके अटैच हुआ और इसमें कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड दोनों के दोनों अंदर चले गए, है ना, एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा हमने देखा मेम्ब्रेन फ्यूजन। ये किसके अंदर होता है? एनवलप्ड वायरस वाले में होता है। तो एनवलप्ड यहाँ पर आकर के फ्यूजन हो जाता है ना, होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिल रहा है आपको, और केवल आपके कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड अंदर गए हैं, पेनिट्रेट हो गए। अब आप इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में क्या देखते हो? ये बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है ना। रिजिड सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, जिसके कारण पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं है। आपका केवल न्यूक्लिक एसिड अंदर जाता है, इंजेक्ट हो जाता है न्यूक्लिक एसिड का, जिसको हम बोल देते हैं इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये 3 प्रोसेस आपके पेनिट्रेशन के अंदर होते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अगर नहीं आया तो एक बार और आप रिपीट करके इसको देख सकते हो, है ना। तो देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रोसेस चलते हैं। अगला प्रोसेस क्या होगा? अगला है हमारा स्टेप कौन सा? अनकोटिंग। अब देखो भाई पेनिट्रेशन हो गया है ना, अब होना है क्या? अनकोटिंग। अनकोटिंग की प्रोसेस जो है, वायरल कैप्सिड गेट सेपरेट एंड न्यूक्लिक एसिड इज रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। Lysosome enzyme of host cell is helped in the process. Uncoating is absent in bacteriophage. देखो ध्यान से समझना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अनकोटिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि भाई ये आपका होस्ट सेल था, है ना। आपका अब वायरस क्या है? अंदर आ गया है। अब वायरस अंदर आ गया तो न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड है ना। अब न्यूक्लिक एसिड को बाहर आना है, बाहर आएगा
न्यूक्लिक एसिड को बाहर आना है तो कैप्सिड को तोड़ना पड़ेगा। अब कैप्सिड को तोड़ने के लिए हेल्प क्या करता है आपके साइटोप्लाज्म में, जो कैप्सिड को, अगर न्यूक्लिक एसिड को कैप्सिड से अलग होना है या बाहर आना है ना, तो लाइसोजाइम एंजाइम्स जो होते हैं होस्ट सेल में, ठीक है, ये होस्ट सेल के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं ये तोड़ने में मदद करते हैं कैप्सिड को। जब टूटेगा तो आपका न्यूक्लिक एसिड बाहर आएगा। सिंपल है। तो इस प्रोसेस में आपका पूछा जाएगा, लाइसोजाइम एंजाइम है, सिंपल है, होस्ट सेल के अंदर होगा, जो हेल्प करता है इस अनकोटिंग की प्रोसेस में। मतलब कोट उतार दिया, अनकोटिंग का मतलब ये हो, ये इसका जो कोट है आपका कैप्सिड, ये टूट गया, इस तरीके से ये कैप्सिड हो गया और आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड बाहर आ गया, है ना। तो इस सिंपल प्रोसेस को हम अनकोटिंग बोल देते हैं। अब अनकोटिंग प्रोसेस बोल रहा है कि बैक्टीरियोफेज में नहीं होता है, तो हमने समझा ना क्यों नहीं होता है, इसके पीछे कारण क्या है, आप ही लोग कमेंट्स करके बता दो, है ना, कमेंट्स करके बता सकते हो। थोड़ी देर हम रुक जाते हैं, बैक्टीरियोफेज में क्यों नहीं होता है अनकोटिंग के प्रोसेस। सिंपल आंसर है, यहाँ पर हमने समझा था कि इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो बैक्टीरियोफेज में केवल और केवल अंदर होस्ट सेल के अंदर क्या जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर ना तो कैप्सिड जा रहा है ना तो एनवलप का कोई रोल नहीं है, है ना। रिजिड सेल वॉल के कारण इसके अंदर एंटर किया ही नहीं है, एंटर केवल क्या किया है, न्यूक्लिक एसिड किया है। समझ आ रहा है, क्या किया है, केवल न्यूक्लिक एसिड, हमने देख लिया था ये चीज़, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज में आपके होस्ट सेल के अंदर क्या नहीं जाता है, कैप्सिड के साथ न्यूक्लिक एसिड नहीं जाता, केवल न्यूक्लिक एसिड जाता है। तो बैक्टीरियोफेज में ज़रूरत ही नहीं है अनकोटिंग की, न्यूक्लिक एसिड ही गया हुआ है, सिंपल प्रोसेस है। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या, ये हमारा क्या था, अनकोटिंग की प्रोसेस था। आई होप इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अगला चलते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। अगला प्रोसेस है हमारा बायोसिंथेसिस। मैंने बोला भाई अब अनकोटिंग हो गया, न्यूक्लिक एसिड बाहर आ गया, अब होगा क्या, बायोसिंथेसिस। मतलब नया वायरस बनने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ना। वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, कैप्सिड प्रोटीन है, एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे वेरियस स्टेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें चाहिए होगा, तो इनका क्या होगा, बायोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग होगी। तो सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा गणित गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। कि बायोसिंथेसिस का मतलब होगा भाई आपको घर बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला था कि आपको ये, है ना, घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगा, है ना। रेत भी चाहिए, गिट्टी भी चाहिए, है ना, ईंट भी चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। इनको आप क्या करोगे, ये इकट्ठा करके लाओगे आप इनको, है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए। उसी तरीके से वायरस के लिए सारी चीज़ें चाहिए, तो इनका क्या है, बायोसिंथेसिस होगा। समझ में आ रहा है, इनका हम निर्माण तो नहीं करते हैं लेकिन लेकर के आते हैं कहीं ना कहीं से घर बनाने के लिए, सारी चीज़ें चाहिए अपने को। तो ये आपका बायोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गया, जो कि सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा अगला प्रोसेस आता है असेंबल करना। असेंबल करना, जैसे मैंने घर बनाने के लिए एग्जाम्पल आपको बोला था, सारी चीज़ तो आप लेकर के आ गए, बन गए, है ना, आपके पास तैयार हैं अलग अलग। अब उन सबको एक साथ लेकर के आना भी तो है, एक साथ लेकर के जब आओगे तभी कुछ बनेगा, है ना। तो वायरल का न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड प्रोटीन पैक्ड टुगेदर फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोक एसिड, है ना। तो आपका जो न्यूक्लिक एसिड है ये और कैप्सिड, ये अभी बन करके तैयार हो गए, है ना। प्रोटीन का आपका कैप्सिड बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, एनवलप आपका लिपिड का। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बनकर तैयार हो गए। अब इनको एक साथ लेकर के आना है ना। तो टेक प्लेस इन द होस्ट सेल, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म, दो जगह पर होंगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। होस्ट सेल के आपके कहाँ पर होंगे, जो होस्ट सेल बोल रहा है मतलब इसके अंदर, उसमें आपको साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल तो पढ़े ही हो, है ना। और आपका क्या है, न्यूक्लियस। दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, तो इन्हीं के अंदर होंगे दोनों प्रक्रिया। तो डीएनए वायरस के अंदर असेंबल्ड होंगे कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, और आरएनए वायरस में असेंबल्ड होंगे, असेंबल की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये असेंबलिंग की जो प्रोसेसिंग होगी, असेंबल्स होने का, है ना, तो ये दो जगह पर होंगे आपके, कहाँ पर, है ना, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, कैप्सिड है, ये दोनों का। तो डीएनए वायरस में आपके न्यूक्लियस के अंदर और आरएनए वायरस आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। असेंबल का मतलब समझ में आ गया, दोनों को ला करके क्या करना है, जोड़ना है। आपका कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड को दोनों को ला करके जोड़ दो, उस प्रोसेस को हम असेंबली बोल देते हैं। तो क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है ना। जो बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई थी उनको ला करके अब एक साथ इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा हो गए, दोनों आपस में आ गए, है ना, असेंबल हमने कर लिया। अगली प्रोसेस जो है क्या है, मैच्योरेशन। अब हमने इस घर को बनाने के लिए जो रेत, पत्थर, गेट, ईंटी सब लेकर के आए थे, उन सबको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। अब जोड़ने के लिए इसको पकाओगे भी तो, है ना, पकाने के लिए आपको क्या है, पानी आप डालते हो उसमें, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने न्यूक्लिक एसिड ले आया और कैप्सिड भी ले आया, इन दोनों को लेकर के आ गए। अब इनकी मैच्योरेशन होगी, है ना। तो आइदर इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस
और साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन, है ना। तो मैच्योरेशन की प्रक्रिया जो है आपको यहाँ पर संभवतः मैच्योरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, किसकी, वायरस की, है ना। सेल के अंदर जो भी होस्ट सेल है उसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में और मेम्ब्रेन में ये सारे मैच्योरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मैच्योरेशन मतलब पक्का बन जाना, है ना। तो ये आपका मैच्योरेशन की प्रोसेस कहला जाती है, किसमें, वायरस के अंदर। बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं। अगला है आपका रिलीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, रिलीज। रिलीज में भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि भाई रिलीजिंग की प्रोसेसिंग होती क्या है। अब देखो, रिलीज ऑफ डॉटर सेल वेरिन बाय, है ना। अब मैच्योरेशन हो गया आपके होस्ट सेल के अंदर। देखो अभी होस्ट सेल के बाहर से हमने चालू किया था पेनिट्रेशन, अब ये होस्ट सेल के अंदर, है ना। सेल के अंदर भी हमने देखा था कि सेल में न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है ना, दो चीज़ें था। इसी के अंदर आपका क्या है, वायरस के पार्टिकल्स हैं। अब ये मैच्योरेशन हो गया इनका। क्या क्या मैच्योरेशन हो गया, वायरस में क्या क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और क्या होता है, कैप्सिड होता है। ये मैच्योरेशन तैयार हो गया। कुछ वायरसेस में क्या होगा, वायरसेस में एनवलप भी होगा, न्यूक्लिक एसिड भी होगा और कैप्सिड भी होगा। ये सारे के सारे होस्ट सेल के अंदर अब बन करके पक्के हो करके तैयार हैं, मैच्योरेशन हो गई है कंप्लीट। अब इनको रिलीज भी तो होना है ना। अब रिलीज कैसे होंगे, अलग अलग प्रोसेस है इसकी। फिर से देखो, पहला है लाइसिस ऑफ होस्ट सेल बाय नॉन एनवलप्ड वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। ध्यान देना, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, है ना। लाइसिस ऑफ होस्ट सेल मतलब होस्ट सेल को तोड़ करके या लाइस करके जो बाहर आएगा या रिलीज होगा, वो किस में देखने को मिलेगा, नॉन एनवलप्ड वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। दो चीज़ों में देखने को मिलेगा। किस में नॉन एनवलप्ड, जो ए वाला है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे में नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ए वाली जो प्रोसेस दिया है लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, इसमें सिंपल क्या होगा आपका, जो ये देखो मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका सेल था, है ना, और इसके अंदर न्यूक्लियस था। अब इसी के अंदर आपका एक वायरस है जिसमें क्या है, कैप्सिड है और क्या है, न्यूक्लिक एसिड है ना। तो अब ये तैयार है, एनवलप्ड वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल है, लाइसिस की प्रोसेस के द्वारा जो है आपका क्या है, बाहर निकल करके आ जाएगा या रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो यहाँ पर कह रहा है, बडिंग थ्रू होस्ट सेल मेम्ब्रेन enveloped virus, during budding they acquired a part of the host cell membrane to form the lipid part of their envelope। देखो अब यहाँ पर एक वायरस बना, ठीक है। अब ये वायरस को जाना है, रिलीज होना है। ये कैसे होगा, एनवलप्ड वाले वायरस की बात कर रहे हैं, बडिंग की प्रोसेस के थ्रू। अब ये आएगा वायरस, है ना, इसके अंदर कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड, ये आएगा यहाँ पर और इसके साथ बडिंग करेगा। बडिंग इस तरीके से कुछ होता है ना, इस तरीके से बडिंग होगा, है। वायरस यहाँ पर आया और उसके बाद यहाँ पर बडिंग होगा। तो बडिंग होने से क्या होगा, इसके अंदर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो होस्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड पार्ट ऑफ देयर एनवलप, है ना, लिपिड पार्ट का एनवलप की एक लेयर बनेगी, है ना। तो इस तरीके से एनवलप की एक लेयर बन जाती है और आपका कैप्सिड तो था ही इसमें, है ना, और क्या था, न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से ये अपना न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड और एनवलप, है ना, ये तीनों चीज़ मिल करके यहाँ पर बडिंग की प्रोसेस के थ्रू अपना रिलीज हो जाता है। तो ये दो प्रोसेस हैं, है ना। एनवलप्ड वायरस में बडिंग के थ्रू होगा और बाकी आपका बैक्टीरियोफेज और आपका क्या है, कैप्सिड वाला, है ना, नॉन एनवलप्ड जितने वायरस हैं वो लाइसिस ऑफ होस्ट सेल के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका रिलीज की प्रोसेस जो है क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। तो इतने जो हैं 7 स्टेप हम देखते हैं जो कि वायरसेस के अंदर रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। बेहतर तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आपको समझा दूं डायग्राम के थ्रू। बाकी जो थ्योरी में लिखा हुआ रहता है बहुत हाई लेवल का लिखा हुआ था, पढ़ने से समझ नहीं आता, इसलिए इस तरीके से आप समझो, पिक्चर माइंड में क्लियर रखोगे भाई किस किस तरीके से कैसे कैसे स्टेप। इसके पहले वाला लेक्चर भी मैंने कोशिश किया बहुत अच्छे से समझाऊं विद डायग्राम, आपको आई होप समझ में आ गया होगा वो लेक्चर भी। और आपको एमसीक्यूज चाहिए BMLT DMLT के लिए, तो आप हमारे नंबर 7610 38 51 48, है ना, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सअप, तो आपको एमसीक्यूज बुक की डिटेल मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। तो एमसीक्यूज बुक्स के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग अलग स्टेट में अगर गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो तो ऑर्डर कर सकते हो, सिंपल तरीके से आपको ये बुक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अभी जो क्लासेस चल रहे हैं, जो झारखंड में वैकेंसी आया, चाहे अलग अलग स्टेट में, हम फ्री में सोच रहे हैं कि जितना हो सकता है आपको लेक्चर प्रोवाइड करें, एक्सप्लेन करें, समझाने वाली चीज़ समझाएं, ताकि आपके समझ में आए और एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतर तरीके से अच्छा कर पाओ,
तो उसकी हमारी कोशिश है। तो थोड़ी सी कदर कीजिए आप जो फ्री में क्लासेस मिल रहे हैं उसका, है ना। तो आप सीखिए, दूसरों को भी बताइए, वो भी सीखें और बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से आप अपना क्लास सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।